नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट की अगर बात की जाए, आज लगातार छठा दिन ऐसा रहा, 6 डे मार्केट है वो ग्रीन निशान पर बंद हुआ। और ये काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हैवी सेलिंग चल रही थी एफआईआईज की। बट यहाँ पे पॉजिटिव जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं मार्केट में कि जीएसटी 2.0 जो रिफॉर्म्स आने वाले हैं, उसके साथ साथ जो इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस हैं वो तो स्ट्रॉन्ग पहले से ऑलरेडी थे। बट यहाँ पे जो अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो रसिया की विजिट में गए थे, उसमें काफ़ी सारे ट्रेड डील्स उन्होंने साइन किए। उसके साथ साथ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है उसको भी एक्सपेंड करने की बात कही है। आगे हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स में देखेंगे तो लगभग 0.17% के आसपास दोनों निफ्टी और सेंसेक्स में इंक्रीज देखने को मिला। अगर निफ्टी की बात की जाए, 25,000 का एक रेजिस्टेंस का लेवल था, उसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन फिर से। कल भी 25,000 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया था निफ्टी ने। आज की अगर बात करें तो 25,083 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग रही। काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव चीज़ है ये। अगर निफ्टी इसी लेवल पे सस्टेन कर पा रहा है कुछ दिन तक, तो इसका मतलब आगे जो है आपको रैली देखने को मिल सकती है। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पर न्यूज़ देखेंगे, डिविडेंड स्टॉक वेदांता डिविडेंड के लिए माना जाता है और सबसे ज़्यादा हाई डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में इसकी गिनती होती है। आज 16 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो अगर करंट प्राइस आप देखेंगे तो इसका 450 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर उससे कंपेयर करेंगे तो लगभग 3.5% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड हुआ। और इसकी रिकॉर्ड डेट जैसा कि हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके बारे में अपडेट आया था कि 21 अगस्त को कंपनी अपने डिविडेंड के अमाउंट को कंसीडर करेगा और 27 अगस्त को इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी है। मतलब अगर 16 रुपीज़ जो इन्होंने डिविडेंड का अमाउंट घोषित किया है आज, उसका अगर आपको फायदा लेना है 27 अगस्त के पहले पहले आपके पोर्टफोलियो में वेदांता का स्टॉक होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि वेदांता कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई डिविडेंड पे करने के लिए फेमस है, उसके लिए जानी जाती है। तो अगर पिछले साल ही देखें, केवल फाइनेंशियल ईयर 2025 में जितने अलग अलग डिविडेंड के अमाउंट्स इन्होंने अनाउंस किए थे, टोटल अगर मिला दें तो 43.5 रुपीज़ का पूरे साल में अनाउंस किया था। जो कि अगर इसके मार्केट प्राइसेस से कंपेयर करें, 400 के आसपास इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 10% के आसपास डिविडेंड हुआ पूरे साल में। निफ्टी यहाँ पर रैली नहीं कर पा रही है और एक साल में निफ्टी तो और गिरावट देखने को मिली है। बट जो वेदांता कंपनी है वो 10% आपको रिटर्न्स बना के दे रही है। मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कि जो एफडी के रिटर्न है 8%, उससे यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर है वेदांता का स्टॉक, क्योंकि हर साल वो लगभग 10% का डिविडेंड आपको दे रहे हैं। और ज़्यादा श्योर आपको अगर होना है तो पिछले 4 सालों में कंपनी ने टोटल 200 रुपीज़ डिविडेंड अनाउंस किया है। जो स्टॉक है उसका मार्केट प्राइस अगर पिछले 4 सालों में देखेंगे आप, तो एवरेज मान कर चल सकते हैं कि 300 के आसपास रहा होगा, क्योंकि अभी जो स्टॉक है 450 का है और पहले जो है 200-250 तक भी गिर गया था। तो एवरेज आप मान सकते हैं कि 300-350 के आसपास जो है एवरेज पूरे जो 4 साल है उसमें स्टॉक का प्राइस रहा होगा। अगर उससे कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो लगभग 60 to 70% का जो है डिविडेंड यील्ड बनता है। इसका मतलब पिछले 4 सालों में 60% जो है कंपनी ने डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिए हैं। तो हर साल के अगर कंपेयर करें तो लगभग 15% डिविडेंड रिटर्न हुआ कंपनी का। तो इतना अच्छा रिटर्न कंपनी बना के दे रही है। और ये तो केवल डिविडेंड का अमाउंट है। जो स्टॉक ने रैली की है, जो 200 के आसपास काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी 2022 के आसपास में, तो अभी स्टॉक जो है 550, मतलब वहाँ भी लगभग आपको देख सकते हैं लगभग डबल हो गया स्टॉक। बट डिविडेंड के रूप में 15% पर एनम जो है पिछले 4 सालों में स्टॉक में रिटर्न्स बना के दिए हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है और डिविडेंड के लिए तो खासकर ये बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात किया तो शिपिंग इंडस्ट्री से है। शिपिंग मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि 25,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जो शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे कि शिप बिल्डिंग हुआ या पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए जो है 25,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और एक मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड जो है बनाने वाले हैं। एक तरह से बैंकिंग का काम करेगा, जो प्राइवेट कंपनीज हैं या गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको लेंडिंग का काम करेगा। और उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा 25,000 करोड़ के आसपास का जो फंड है उसको आगे आने वाले टाइम में और जो है ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये जो 25,000 का अमाउंट अभी जो अनाउंस किया है वो आने वाले 3 से 6 मंथ में जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज किया जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र होंगे उड़ीसा और गुजरात, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा जो शिप बिल्डिंग का बिजनेस है वो वर्क करता है, इन्हीं 2 स्टेट्स में काम करता है। और इनसे जो स्टॉक्स जो इम्पैक्टेड होंगे, जैसे कि आपको पता होगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ग्रेट ईस्टर्न कंपनी है, वो भी शिपिंग सेक्टर के स्टॉक है, मझगांव डॉकयार्ड, कोचीन शिपयार्ड, ये सारे जो स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा इन कंपनीज़ को। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है उसका जो अमाउंट है अभी अगर देखा जाए तो लगभग 63 बिलियन डॉलर्स के आसपास इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड होता है। बट इसको आने वाले टाइम में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी थे वो यूएसए के विजिट में थे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे डील साइन किए गए हैं। फ्यूचर को लेकर कितना हमारा जो है व्यापार रशिया के साथ स्ट्रांग होता है उस सब चीज़ को डिस्कस किया गया। तो वही अनाउंसमेंट किया गया है कि आने वाले 4 से 5 सालों में हमारा जो अभी बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और रशिया का 63 बिलियन डॉलर्स का, उसको बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास कर दिया जाएगा। और बहुत सारी जो अभी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड होता है उसको लेकर, जैसे कि ट्रेड बॉटलनेक्स, उनको रिमूव करना होगा। ट्रेड बॉटलनेक्स मतलब कि ट्रेड से रिलेटेड जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होता है या जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके वहाँ पे
कितना ईजिली सप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है रिमूव करना पड़ेगा। और टैरिफ बैरियर भी हटाना पड़ेगा। टैरिफ बैरियर तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा कम्प्लीटली, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है रशियन मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन पाए और रशिया के जो प्रोडक्ट्स है इंडियन मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन पाए। अभी की अगर बात किया जाए तो रशिया जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जैसा कि आपको पता होगा चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद यूएई, फिर उसके बाद 4th जो है रशिया हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर रशिया के लिहाज से बात किया जाए तो इंडिया उनके लिए 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर करंटली है, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा हम लोग बायलैटरल ट्रेड नहीं था, केवल 4-5 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही था। बट जब से रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ है उसके बाद से हम लोगों ने जो ऑयल परचेज करना स्टार्ट किया है, या इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स में ऑयल परचेज करना स्टार्ट किया है रशिया से, उसकी वजह से बायलैटरल ट्रेड का जो वैल्यू है वो 63 बिलियन डॉलर्स के आसपास हो गया। मतलब मल्टीफोल्ड यहाँ पे इंक्रीज हुआ है बायलैटरल ट्रेड में। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा वैसे रशिया को ही हुआ है, क्योंकि इसमें इंपोर्ट हम लोग जो 63 बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड है तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत मिनिमल है, 3-4 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे जो जयशंकर साहब गए थे तो उसमें रशियन मार्केट एक्सेस है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस था इंडिया का, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ईजिली एक्सेस मिले वहाँ पर रशियन मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस किया गया, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो यूएसए ने अभी जो रिसेंटली टैरिफ लगाया 25% का, यूएसए की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, टैरिफ लगा दिया 25% का इंडियन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो थे, जो हम लोग का बायलैटरल ट्रेड था लगभग 85 बिलियन डॉलर्स के आसपास इंडिया और यूएसए के बीच में, उसको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे थ्रेट फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो केवल 25% का ही टैरिफ लगा है। अभी 27 अगस्त को जो पेनाल्टी के रूप में टैरिफ लगाने वाले 25% एक्स्ट्रा, उसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं या गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगी वैसे मार्केट में। तो हम लोग को दूसरे ऑप्शन जो है ढूंढने थे, इसीलिए यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो रशिया की विजिट में थे। अदर मार्केट्स यानी ऑप्शंस, अगर यूएसए में हमारे प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा जा सकता है या वहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे तो अदर ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो उसी काम के लिए रशिया में जो है वही हमारे जो पुराने दोस्त हैं रशिया, उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। कल न्यूज़ आई थी कि 5% जो एक्स्ट्रा ये लोग डिस्काउंट भी देने वाले हैं जो हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से। तो काफ़ी अच्छा हमारा हम लोगों का रिलायबल पार्टनर रहा है रशिया हमेशा से, तो उनकी तरफ से ही यहाँ पे सपोर्ट भी आ रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास बायलैटरल ट्रेड करने वाले हैं। अगली न्यूज़ जीएसटी को लेकर है, जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स आने वाले हैं। तो जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि बहुत अच्छा मूव है ये जीएसटी 2.0, मतलब जीएसटी रिफॉर्म्स जो लाने वाली है गवर्नमेंट। बट सबसे ज़्यादा जो उन्होंने फोकस किया कि गवर्नमेंट को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिमूव करना पड़ेगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आपको समझना होगा कि जैसे रॉ मटेरियल होता है उसको सप्लाई किया जाता है फिनिश्ड गुड बनाने के लिए। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए वीट, गेहूं का यूज किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेड्स बनाए जाते हैं। तो वीट जो है रॉ मटेरियल हुआ, ब्रेड जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ, इसको ही कंज्यूमर्स परचेज करते हैं। तो अगर रॉ मटेरियल में ज़्यादा टैक्सेस या जीएसटी लग रहा है, मान लीजिए 18% जीएसटी आप वीट में लगा रहे हैं, उसके बाद जो ब्रेड्स है उसमें केवल 5% का जीएसटी लग रहा है। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इनपुट यानी रॉ मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, उसमें 18% जीएसटी पे करना पड़ रहा है। बट वो रिकवर कर रहे हैं अपना जो ब्रेड बेच रहे हैं उसको, उनको केवल 5% ही जीएसटी रिसीव हो रहा है। तो इसलिए जो हायर जीएसटी उनको रॉ मटेरियल्स में पे करना पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी लॉसेस फेस करना पड़ रहा है। दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो अदर कंट्रीज से इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं, ये तो सिंपल सा एग्जांपल था ब्रेड इंडस्ट्री का, बट बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इंपोर्ट भी करते हैं हम लोग सेम प्रोडक्ट। तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स जो है फिनिश प्रोडक्ट जो इंडियन कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल में हायर टैक्सेस लगे हुए हैं तो अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो है वो सस्ते मिलेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे उन कंपनीज को सस्टेन कर पाने में टफ हो रहा है। तो वही यहाँ पे जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इंडिया में अभी जीएसटी के बाद से, उसको रिमूव करने पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। जीएसटी 2.0 मतलब जीएसटी रिफॉर्म्स तो वेलकम किया उन्होंने, मतलब अच्छी चीज़ है। बहुत सारे गुड्स को जो अभी तक 12% वाले स्लैब में थे उनको 5% में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बट सबसे मेन जो इन्होंने फोकस किया कि गवर्नमेंट को कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में ध्यान देना चाहिए, उसको जो है रिमूव करें ताकि इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर पाएँ और उनको एक्स्ट्रा जो रॉ मटेरियल्स में जो बहुत हैवी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं उससे थोड़ा कंपनीज बच सकें। तो ये थी कुछ मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।